नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं पिछले 2 महीने से बिहार यात्रा पर था और बिहार की विधानसभा चुनाव को नज़दीकी से कवर कर रहा था। विधानसभा दो 2025 का चुनाव भी हो चुका और कल परिणाम भी आ गया। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली और वो सरकार बनाने जा रही है। पर अभी जो विश्लेषण हो रहा है और महागठबंधन की तरफ से अवलोकन हो रहा है कि क्या-क्या कारण रहे, तो मैं भी क्षेत्र में घूमा, लोगों से मिला, पार्टी ऑफिसेज़ गया, चाहे वो आरजेडी के पार्टी ऑफिस हो, जेडीयू का पार्टी ऑफिस हो, बीजेपी का पार्टी ऑफिस हो, उनके प्रवक्ताओं से मिला, उनके पदाधिकारियों से मिला, क्षेत्र में जनता से मिला और सभी से बात करने के बाद मुझे जो लगता है, मैं बराबर हमेशा कहता रहा कि नीतीश कुमार के लिए कोई एक रोष या गुस्सा जनता के बीच में पहले से नहीं था। ये मैं हर वक़्त अपने पुराने वीडियोज़ में भी कहता रहा। अंतिम 2 सप्ताह में डेफ़िनेटली थोड़ा माहौल बदला था और महागठबंधन के पक्ष में लग रहा था। ये भी मैं कहता रहा। लेकिन जो परिणाम आए हैं, इससे लगता नहीं है कि महागठबंधन के तरफ लोगों का रुख हुआ। जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो। इस पे बहुत तरह की बातें कही जा रही है। मेरा जो इतने लोगों से महागठबंधन के भी आरजेडी के प्रवक्ताओं से, पदाधिकारियों से, कांग्रेस के पदाधिकारियों से, प्रवक्ताओं से, क्षेत्रीय में उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने के बाद, आम जनता से बात करने के बाद, जो मेरी राय बनती है कि महागठबंधन की हार क्यों हुई, उस पर मैं लगभग 5-6 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, मेरी समझ जो कहती है। पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, वो है तेजस्वी यादव का अपनी ही पार्टी में पदाधिकारियों से डिस्कनेक्ट। मैं जितने भी पदाधिकारी से मिला, मैंने जब उनसे यह सवाल पूछा कि आप अंतिम बार कब तेजस्वी से मिले हैं? उनके पास जवाब नहीं था इसका। नोबडी वाज़ सर्टेन कि वो कब अपने नेता से उन्होंने मुलाकात की है। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि आप अगर अपने पदाधिकारियों से रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल रहे, तो इससे उनका डिमोटिवेशन होता है, उनके लिए वो जो ऊर्जा डेफ़िनेटली कमती है। अपने नेता से मिलने के बाद कोई भी कार्यकर्ता उत्साहित रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है और ये मैं थ्रू आउट देखने को मिला कि तेजस्वी यादव से मिलना बड़ा कठिन है। संजय यादव के थ्रू जाना पड़ता है या फिर डायरेक्ट मिलना बड़ा असंभव की तरह है। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू विल हैव टू आपको अवलोकन करना होगा और इस पे काम भी करना पड़ेगा। सीट बँटवारा में इवन अगर आप अपने पिताजी से देखें तो इस उम्र में भी वो जनता से मिलते हैं और ये लालू यादव की यूएसपी थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, क्षेत्र के जनता से रेगुलर मिलते रहते थे। सीट बँटवारा में देरी और टिकट वितरण में जो समस्याएँ आई, एक-दूसरे के बीच में ही महागठबंधन की जो घटक दल थे, उनमें जो असहजता और एक-दूसरे के प्रति अविश्वास देखने को मिला, वो भी एक बड़ा कारण था। क्योंकि इसके चलते आपने बहुत लगभग चुनाव का जो पहला 2 सप्ताह था चुनाव प्रचार का, वो आपने मिस कर दिया। महागठबंधन के सीट बँटवारे में बड़ी देरी हुई। इसको सुलझाने में मुझे लगता है इस पे कांग्रेस का भी दोष है कि बहुत लेट से उन्होंने अपने तरफ से जो पहल किया वो बड़ा लेट किया उसमें और इस कारण से हुआ कि सीट शेयरिंग में पहले तो ऐसा हुआ कि बहुत सारी सीटों पर गोराबोराम जैसी सीटों पर तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर भी कर दिया, टिकट भी वितरण शुरू कर दिया था। उसके बाद जाकर फिर ये एक दूसरे के बीच में टिकट वितरण का मामला सुलझा महागठबंधन में कांग्रेस वीआईपी और तेजस्वी यादव आईआईपी के बीच में। तो ये इतना देर करना बहुत ही लिमिटेड समय ऑलरेडी आपके पास बहुत ही कम समय रहता है चुनाव प्रचार के लिए, उसमें 2 सप्ताह गँवा देना, ये मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान था और इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से भी जब आपको एक पॉइंट पर आना ही था तो इस पे लेट करने की जब अशोक गहलोत आए उसके बाद आपकी समस्या का निदान हुआ। तो मुझे लगता है कि मात्र 2 सप्ताह आपको प्रचार का मिला और तब तक आप जो नीतीश कुमार पे ब्लेम करते हो कि वो मेंटली मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, दिस दैट, उनके हेलीकॉप्टर्स क्षेत्र में घूम रहे थे। पर आप लोग अभी तक अपना सीट बँटवारा भी ठीक से नहीं कर चुके थे। एनडीए में पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड वे में ये हुआ, समय से हुआ और लोग संतुष्ट थे सीट बँटवारे से। कुछ अगर असंतुष्टि थी भी जीतन राम मांझी की तरफ से, हम पार्टी की तरफ से, तो वो भी अमित शाह से मिलकर रजामंदी बन गई थी उनकी और क्षेत्र में सब लोग प्रचार कर रहे थे। लेकिन वो लगभग 2 सप्ताह वो लोग प्रचार कर चुके तब तक आपके बीच के जो झगड़ा था वो नहीं सुलझा था। तो दिस इज़ समथिंग आपके लिए यह भी एक अवलोकन का विषय है। और तीसरा जो मुझे दिखता है वो अपने घटक दल, अपने गठबंधन में भी जो अच्छे वक्ता हैं, उसका आपने सही उपयोग नहीं किया। जैसे कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं, पप्पू यादव का प्रभाव सीमांचल क्षेत्र में बहुत है, लेकिन आपको उनका सही उपयोग करना चाहिए था, करना आना चाहिए था। क्योंकि एक आदमी तेजस्वी जी खुद अपने पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर दौड़ाने से आप 243 सीट पूरे गठबंधन के साथ अगर देखा जाए तो ये संभव नहीं है कवर कर पाना।
इसलिए जो स्टार प्रचारक होते हैं उनको एक तरह से आपका समर्थन भी मिलना चाहिए, एक टीम की तरह वर्क करते तभी ये संभव था। पप्पू यादव भी अपने मतलब आपके पार्टी में ही, आपके गठबंधन में ही मैं देख रहा था कि आंतरिक आवाज और विरोध के जो आवाज थे वो शांत नहीं हो रहा था बहुत लेट तक। तो ये दिस इज समथिंग कि आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए को देखें तो काराकाट में राजपूतों की संख्या ज्यादा है और वहां पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उतरी हुई थी मैदान में। राजपूतों का वोट न कटे और वहां से प्रत्याशी थे जेडीयू के, लेकिन राजपूतों का वोट न कटे इसलिए राजनाथ सिंह को, जो बीजेपी के लीडर हैं अमित शाह ने राजनाथ सिंह को वहां पर भेजा कि मेरा, जबकि जेडीयू का प्रत्याशी था, जेडीयू का प्रत्याशी था, राजपूतों का वोट था उस क्षेत्र में और ज्योति सिंह वो वोट ना काट ले इसलिए राजनाथ सिंह को भेजा गया, बीजेपी लीडर को भेजा गया वहां कैंपेन करने के लिए। मतलब बीजेपी बस खुद के लिए, बस अपनी पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ती, अपने गठबंधन के लिए भी लड़ती है। यही चीज देखा गया रोहतास में भी। रोहतास में लगभग 7 सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ रही थी, जेडीयू लड़ रही थी, लोक जनशक्ति पार्टी लड़ रही थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ रही थी, लेकिन वहां पर प्रचार में अमित शाह खुद गए, उन्होंने खुद समय दिया। तो यह दिखाता है कि हाउ मच सीरियस दे आर। अपने गठबंधन को, जब एक बार गठबंधन हो गया तो वो सबको फिर जिताने के लिए लड़ते हैं। वहीं आपके तरफ से अंत तक एक मतभेद देखने को मिला पूरे गठबंधन में, पूरे खुले दिल से, साफ दिल से एक दूसरे का समर्थन आप लोग नहीं कर रहे थे। इवन बहुत जगह पर तो फ्रेंडली फाइट्स, आपके गठबंधन के प्रत्याशी ही एक दूसरे से लड़ गए। तेजस्वी यादव का अपने सहयोगियों, चौथी बात अगर मैं कहूं तो अपने सहयोगियों को भी कमजोर करने वाला काम हुआ आरजेडी की तरफ से। जैसे गौराबोराम में आपने वीआईपी के अगेंस्ट अफजल अली को एक तो पहले टिकट दे दिया, जब तक सीट शेयरिंग कंप्लीट नहीं हुआ तो टिकट बांटना नहीं चाहिए था। अगर बांट भी दिया तो उसे किसी भी तरह से समझा बुझा के आपको उस सीट पे या नहीं तो दे दिया अगर अफजल अली को आरजेडी की तरफ से, तो फिर वीआईपी को मना लेते, और अगर वीआईपी नहीं मानी तो अफजल अली को मना लेते। इतना तो अपने कार्यकर्ता पर, अपने टीम पर आपको भरोसा रहना चाहिए था, पर वो भी नहीं हुआ। तो अपने गठबंधन को ही कमजोर करने वाला काम, बहुत जगह पर फ्रेंडली फाइट हो गया, जहां पर सीपीएम के, कम्युनिस्ट पार्टी के से आपके प्रत्याशी लड़ रहे थे। वो 6-7 जगह पर ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए। अगर पांचवी बात मैं कहूं तो समझौता न करने की प्रवृत्ति। अगर 5 सीट एआईएमआईएम की तरफ से मांगी जा रही थी, ये भी मैं मानता हूं कि 5 सीट एआईएमआईएम जिस तरीके से मांग रहा था वो तरीका सही नहीं था। ओवैसी के आने से, एआईएमआईएम के आने से, ओवैसी के आने से महागठबंधन को एक डर रहता है कि मेरा वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उस पर सेंधमारी होगी। लेकिन फिर भी आप सामने वाले की, अगर वो 5 मांग रहा है तो कम से कम 3 सीटों पर भी राजी करके और गठबंधन में ले लेना चाहिए था। साथ ही साथ आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद को भी, वो भी बहुत सीटों पर लड़ रहे थे और विचारधारा लगभग सेम है, तो आपको उनको भी, दलित वोट बैंक को कवर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण को भी आपको गठबंधन में लेना चाहिए थे। इससे आपके हाथ मजबूत होते। लेकिन ये आत्मविश्वास था या ओवर कॉन्फिडेंस था, ये मुझे पता नहीं, लेकिन इसके चलते आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अपार्ट फ्रॉम जो भी आरोप लग रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी की है, और मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उसमें कितनी सच्चाई है कितना गलत है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है। यादव वोटर्स का व्यवहार, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं ही नहीं सभी कहते हैं और क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए हमेशा से नुकसान दे रहा है। जैसे ही बार बार यह देखने को मिल रहा था कि यादव कार्यकर्ता जो आपके थे वो इस तरह के गानों पर कि अगर लालटेन की सरकार आ जाती है तो फिर हमारा डंका बजेगा, इस तरह के गानों पर बार बार अपनी दबंगई दिखाना कि अगर लालू यादव की सरकार आ जाएगी, तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी तो हम ये व्यवहार करेंगे। तो इस कारण से दलित हो, पिछड़ा हो, अगरा वर्ग हो, सब बड़े ही भय में थे कि अगर इनकी सरकार आ गई तो फिर से ये वही पुराना जंगल राज स्थापित कर दिया जाएगा। तो आपको अगर आप जीतना चाहते हैं और कहते हैं कि A to Z की राजनीति मैं करता हूं, तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई रॉन्ग मैसेजिंग नहीं हो, और अगर हो रहा है तो अपने आप को कम से कम आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए कि इस तरह के जो भी कार्यकर्ता, आप एक कार्यकर्ता को आप जाकर रोक नहीं सकते हैं, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन उनके व्यवहार को आप रोक नहीं सकते, तो कम से कम उससे किनारा कर लीजिए कि इस तरह की विचार से, कि दबंगई वाले विचार से, चाहे अगर मेरी सरकार आ जाए तो फिर एक मैसेज दे रहे हैं कि दूसरे जातियों पर में डर का माहौल है। आपको एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए था कि इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं, विरोध करता हूं, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम ये स्ट्रांग मैसेज आपकी तरफ से जरूर होना चाहिए था। कई जगहों पर यह भी देखा गया, कई जगहों पर यह भी शिकायत है कि वोट डालने नहीं दिया गया दलित मतदाताओं को, कई जगहों पर यह भी शिकायत है कि दलित मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। आई थिंक वारसलीगंज का सिटी पोस्ट लाइव के द्वारा एक घटना वारसलीगंज में
देखा गया, जो कि दलित वोटर्स को कुछ यादव कार्यकर्ता जो थे आरजेडी के, वो वोट नहीं देने दे रहे हैं। ये भी एक बड़ा मैसेज था कि भाई है एक जगह की घटना, और ऐसी घटना दानापुर में पुलिस ने आपके कार्यकर्ताओं, आपके वोटर्स को भी रोकने का काम किया, कि मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दानापुर में भी ये घटना घटी। लेकिन आपके कार्यकर्ता जब करते हैं तो ये इस तरह का मैसेज बना दिया जाता है कि ये फिर से वो जंगल राज लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये असंवैधानिक है कि आप किसी को वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। ये कहीं से भी वैध नहीं है, और इस तरह की खबरों पर आप जीतिए या हारिए, यहां पर आपका क्लियर स्टैंड होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर लगा हुआ धब्बा या एक इमेज जो टार्निश किया गया है या किया गया, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन अगर आप पर एक आरोप लगता है कि नहीं, जैसे ही आरजेडी की सरकार आएगी तो फिर ये दबंगई, जंगल राज, दिस दैट, इस तरह का जो आरोप लगता है, इससे बचने के लिए आपको पूरी तरह से इस बात का खंडन करना होगा। अरे 150-500 वोट एक जगह से चला जाएगा, उससे क्या होगा? लेकिन आपके इमेज पर जो डेंट लगा है, उस पर आपको एक बड़ी बढ़त मिलेगी अगर आप इस पर काम करते हैं, और पूरी तरह से न्याय संगत बात करना कि भाई वोटर्स का अधिकार है, चाहे वो दलित वोटर्स मुझे वोट दें या ना दें, लेकिन उस पर आप आवाज उठाइए और अपने कार्यकर्ताओं को डांटिए, प्रशासन को कहिए कि आप इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। ये तभी उचित कहा जाएगा जब आपके भी कार्यकर्ता दूसरे वोटर्स के साथ ऐसा ना करें। ठीक है, तो इस पर भी काम करने की जरूरत है कि बहुत ही क्लियर मैसेजिंग, बहुत ही ऑनेस्ट मैसेजिंग होना चाहिए कि आई कंप्लीटली डिस्कनेक्ट विद पीपल हु आर ट्राइंग टू ओवर पावर एंड नॉट अलाउ दलित वोटर्स टू वोट। अगर किसी भी दलित वोटर को वोट देने से रोका जा रहा है, चाहे वो आपके ही कार्यकर्ता क्यों न हो, आपको पूरी तरह से स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए। 2000, 4000, 5000 वोट का नुकसान होगा, लेकिन आपके इमेज को क्लीन करने में और एक इमेज को उभरने में एक अच्छा स्वरूप मिलेगा। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अब जो छठी बात मैं कहना चाहता हूं वो है चुनावी वादों का ढंग से प्रचार न होना। आपने जैसे वादा किया कि मासिक कर दूंगा जीविका दीदी के लिए, घर घर नौकरी देने का आपने वादा किया, कितना संभव है सरकारी नौकरी हर एक घर में देने का आपने वादा किया, कितना संभव है नहीं संभव है वो अलग बात है, एक अलग बहस का विषय है। लेकिन आपने जो एटलीस्ट मैसेज किया, जो वादा किया, उसको आपके पार्टी मैन, आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो काडर हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने की जरूरत थी, जो कि ये मैसेज घर घर तक नहीं पहुंचा। हम भी क्षेत्र में घूम रहे थे, इसलिए इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत थी कि भाई जो मैसेज अगर आपके तरफ से कोई मैनिफेस्टो निकलता है तो उसके एक एक पॉइंट्स को जनता तक पहुंचाया जाए। वही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, ठीक है, उन्हें सरकार और तंत्र का फायदा मिला, लेकिन वो पहले तो 10,000 का किस्त दे चुके महिलाओं को, और 1,90,000 और देने की एक उम्मीद दे गए उनको कि 2 लाख देना है, जिसमें से 10,000 हम अभी दे रहे हैं और 1,90,000 आपको आने वाले समय में दे दिया जाएगा। तो एक तरफ एक प्रत्यक्ष था, प्रमाण के साथ था कि हाँ ये सरकार हाथ में पैसा दे रही है, और दूसरी तरफ आपके वादे थे वो भी घर घर नहीं पहुंच रहे थे। तो इसलिए आपको इस जगह ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, ताकि आपका जो मैसेजिंग है वो आम जनता तक पहुंच सके। ये 10,000 रुपया देना कितना उचित है, मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है कि किसी भी सरकार को, ये इवन आपकी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने झारखंड में किया और उन्हें उसका लाभ मिला। हेमंत सोरेन की सरकार बन गई झारखंड में यही पैसा ट्रांसफर करने की विधि से, लेकिन जब बिहार में सरकार ने आपके साथ यही खेल कर दिया, एनडीए की सरकार ने वही फॉर्मूला अपना लिया फिर बिहार में। ये भी एक विचार का विषय है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी मैनिफेस्टो है तो वो आपके कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाने में काबिल रहने चाहिए। ये आपकी तरफ से डेफिनेटली एक पहल होनी चाहिए थी। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि महागठबंधन की हार किसी एक वजह से नहीं हुई। गलत रणनीति, असंगठित चुनाव प्रबंधन, सहयोगियों से टकराव और जमीनी स्तर पर जनता तक आपके संदेश का न पहुंचना आपके हार का कारण बना। बट एनीवे, जो मैंडेट आया है इसको स्वीकार करके, और आने वाले समय के लिए लंबा भविष्य है, आने वाले समय पहले तो जिनकी सरकार बनी उनको शुभकामना, और उनको मदद कीजिए कि अच्छे से सुचारू रूप से सरकार चला सके वो 5 साल, और साथ ही साथ आप अपने पार्टी और अपने वर्कर्स के साथ काम करें। मैंने जो क्षेत्र में देखा, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके, जनता के बीच जो एक इमेज है आरजेडी को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए आपके पदाधिकारियों से भी बात करने के बाद जो मुझे समझ में आया, उसके अनुरूप ही मैंने ये 6 पॉइंट आपके सामने रखा कि किन कारणों से महागठबंधन हारी। इस पर ध्यान दीजिए, अवलोकन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और आने वाले समय में मजबूती से आपको भी शुभकामना, क्योंकि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पर इस बार जिस तरह का मैंडेट आया और बहुत ही कमजोर विपक्ष दिख रहा है बिहार में, ये लोकतंत्र के लिए भी बड़ा खतरनाक है।
इसलिए मैं आशा करूंगा कि कोई जीते, कोई भी, बीजेपी एनडीए की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने, जिसकी भी सरकार बने, लेकिन पक्ष भी मजबूत हो और विपक्ष भी मजबूत हो, क्योंकि दोनों की अपनी भूमिका होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।